अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज़ और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर अपनी पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने 4 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर डिस्कस की थी। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टीज़ ही हम स्टार्ट करते हैं, जो है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू द गैसियस फॉर्म। हीट ऑफ वेपराइजेशन इतनी अमाउंट ऑफ हीट है जिसकी वजह से हम किसी लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, उड़ा सकें। मतलब जैसे अगर आप ये करते हैं कि अक्सर आप अपने किसी भी कंटेनर में अगर आप पानी को गर्म करके काफ़ी टाइम तक रख देते हैं तो वो आप पानी जो होता है वो वेपोराइज हो जाता है, आपके कंटेनर में वो पानी कम हो जाता है, तो वो वेपोराइजेशन का प्रोसेस होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ कैलोरीज अब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड। हीट ऑफ वेपोराइजेशन को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी कैलोरीज को अब्जॉर्ब किया गया है किसी भी प्रोसेस को वेपोराइज करने के लिए। वाटर के पास हीट ऑफ वेपराइजेशन की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ये प्रोसेस भी बहुत फास्टली यहाँ पे अकर होता है। 574 कैलोरीज पर ग्राम, यानी एक ग्राम अगर हम पानी को वेपराइज करना चाहते हैं तो हमारे पास 574 कैलोरीज हमारे रिक्वायर होती हैं। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये होता है कि पानी के एक कतरा अगर आपकी बॉडी से वेपराइज होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी बॉडी से वेपराइज हो जाती है। ये प्रोसेस कहाँ पे यूज़ होता है? आप अगर गर्मियों में देखते हैं तो आपकी जब स्वेटिंग होती है आपकी बॉडी पे, आपकी बॉडी में स्वेटिंग का मतलब होता है कि अगर आपकी बॉडी पे एक स्वेट का एक ड्रॉप है तो उस हीट से आपकी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी बॉडी से वेपराइज हो रही होती है। यानी पानी के एक कतरे को आपकी बॉडी से उड़ाने के लिए, वेपराइज करने के लिए बॉडी में से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को बाहर निकाल दिया जाता है। तभी जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग आती है तो आप स्वेटिंग के बाद जब आप कहीं पंखे की हवा में आते हैं या कहीं पे भी आते हैं तो आपको कूलिंग फील होती है, क्योंकि आपकी बॉडी से एक ड्रॉप को वेपराइज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिमूव कर किया जा चुका है। तो यानी स्वेटिंग का प्रोसेस एक कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है कि एवोपरेशन ऑफ 2 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर वाटर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 मिलीलीटर ऑफ द वाटर। अगर सिर्फ 2 मिलीलीटर एवोपरेशन होती है 1 लीटर में से, मैं अगर सिर्फ 2 मिलीलीटर की एवोपरेशन करती हूँ तो जो हमारे पास 998 मिलीलीटर बाकी बच जाता है। यानी 998 में अगर मैं 2 मिलीलीटर डालूंगी तो पूरा 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर में से अगर मैं सिर्फ 2 मिलीलीटर को उड़ा देती हूँ, 2 मिलीलीटर पानी को मैं वेपराइज करा देती हूँ, तो बाकी जो 998 मिलीलीटर ऑफ वाटर होता है उसका टेम्परेचर भी जो होता है वो कम हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है। इतना वेपराइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो इफेक्टिव है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के बारे में लिखा कि हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन जो होता है वो डिफाइन किया जा सकता है रिडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस विच आर प्लेस्ड इन द वाटर। अगर आप पानी में किसी हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस को डाल देते हैं, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? जैसे कि ऑयल हो जाता है आपके पास, कोई ऐसी चीज़ जो पानी में डिजोल्व ना हो सके उसको बेसिकली हम हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अगर मैं पानी में कुछ कतरे ऑयल के डाल देती हूँ तो ऑयल क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपको 2 लेयर्स बनी हुई नजर आएंगी। ठीक है, उन 2 लेयर्स को जो आपको बनी हुई नजर आती हैं वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए नजर आती हैं। तो हाइड्रोफोबिक एक्सप्रेशन के बारे में लिखा हुआ कि ये की रोल प्ले करता है लिपिड बाइलेयर की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है उसको हम आयनाइजेशन करते हैं। आयनाइजेशन हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं कि यानी वाटर के मॉलिक्यूल को मैं तोड़ दूं। अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ देती हूँ तो OH माइनस आइंस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और H प्लस आइंस जो होते हैं मेरे पास अलग हो जाते हैं। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कहा जा सकता है। यानी अगर मैं OH माइनस और H माइनस आइंस OH माइनस आइंस और H प्लस आइंस को दोबारा से कंबाइन करती हूँ तो वाटर बन जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है जो मतलब दोबारा से उसी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके उसको हम रिवर्सिबल कहते हैं। उसने कहा कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आता है? 25 सेंटीग्रेड अगर आपके पास टेम्परेचर है, यानी रूम टेम्परेचर आपके पास है, तो ये रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम पे मतलब का कहने का मतलब ये होता है कि अब फर्दर इक्विलिब्रियम इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर भी मौजूद है और इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइल आयंस भी आपके पास मौजूद होते हैं। और आयनाइजेशन के बारे में लिखा जा रहा है कि आयनाइजेशन का जो रिएक्शन होता है हमारी पीएच को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ जो होती है वो पानी पे तैरती है। रीज़न क्यों है? रीज़न क्या है कि आइस जो होती है वो लेस डेंस ऑन वाटर, आइस की डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है।
रीज़न ये है कि आइस का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा जॉइंट होता है, यानी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है आइस का, और उसके दरमियान मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद हैं और ये लैटिस की फॉर्म में अरेंज है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि आइस का एक जॉइंट सा स्ट्रक्चर है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स मौजूद होती हैं। वैसे ये स्ट्रक्चर कभी भी आपको पेपर में बनाने के लिए नहीं दिया जाता, ये जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। लिखा है कि फ्रीजिंग वेदर में आइस जो होती है, देखें एक जो हमारे पास यूरोप की कंट्रीज़ है वहाँ पे भी अगर समंदर में जो हमारे पास आबी हयात मौजूद हैं उनको ज़िंदा तो रहना होता है सर्दियों में। उनको ज़िंदा रहने के लिए सर्दियों में क्या होता है कि पानी के ऊपर बर्फ़ की तह जम जाती है। पानी के ऊपर जब बर्फ़ की तह जम जाती है तो वो अंदर जो होता है पानी गर्म हो जाता है, तो सारी सर्दियाँ उसमें मछलियाँ और जितने भी एक्वस इन्वायरमेंट में ह्यूमंस हमारे पास एक्वस इन्वायरमेंट में हमारे पास जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं। वो ज़िंदा इस वजह से रहते हैं कि जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो पानी के ऊपर बर्फ़ की एक तह जम जाती है। उस तह की वजह से जो होती है वो सर्दी अंदर नहीं जा सकती, बर्फ़ की उस तह से सर्दी अंदर नहीं जा सकती, तो अंदर की इन्वायरमेंट जो होती है वो गर्म रहती है और वहाँ पर एक्वस एनिमल्स जो होते हैं हमारे पास ज़िंदा रह सकते हैं। एक्वेटिक लाइफ जो होती है वहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो वो क्यों पॉसिबल होती है, आपके अगर आपसे पूछा जाए कि वाई एक्वेटिक लाइफ इज़ पॉसिबल इन द कोल्ड वेदर इन यूरोप या किसी भी कोल्ड रीजन में पॉसिबल क्यों हो सकती है, तो आप रीज़न देंगे लोअर डेंसिटी ऑफ द आइस। इस टेबल को देखिएगा, ये हमारे पास जो है फेडरल की बुक में ये टेबल मेंशन है। इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर देते हैं कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की अमाउंट क्या है। वाटर को देखें तो बैक्टीरियल सेल में 70% है, मेमेलियन सेल में भी 70% है। प्रोटीन को अगर आप देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में 15% और मेमेलियन सेल में 18% है। कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो बैक्टीरियल सेल में 3% है और मेमेलियन सेल में 4% है। लिपिड्स को देखें तो यहाँ पर 2% है और मेमेलियन सेल में 3% है। डीएनए और आरएनए को देखते हैं तो डीएनए जो बैक्टीरियल सेल में 1% है और मेमेलियन सेल में 0.25% है। आरएनए यहाँ पर 6% है और मेमेलियन सेल में 1.1% है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल सेल में 2% होते हैं और मेमेलियन सेल में भी 2% होते हैं। इन ऑर्गेनिक आयंस जैसे कि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, क्लोरीन आयंस या सल्फेट आयंस होते हैं, ये बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमेलियन सेल में भी 1% ही होते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 92 टोटल हमारी अर्थ पे जो होता है वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनमें से 25 एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, यानी 92 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारी अर्थ पे पाए जाते हैं नेचुरली अकरिंग, और इसमें 25 एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। वो 25 एलिमेंट्स जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं बायोजेनिक या बायो एलिमेंट्स। इन 25 एलिमेंट्स जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट्स जो हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। अब देखें, जानदार तो हर चीज़ हो सकती है, जानदार एनिमल्स भी हैं, एक्वेटिक लाइफ भी जानदार में आ जाती है। वो 25 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारी लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन की बॉडी में जो है वो सिर्फ और 16 बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन 16 को हम मेजर और माइनर या ट्रेस में डिवाइड कर सकते हैं। 6 बायो एलिमेंट्स हमारे पास जो होते हैं वो मेजर अमाउंट में मौजूद है, यानी उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो हम उन्हें मेजर कहते हैं। हमारे पास जो होते हैं माइनर एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1% से कम अमाउंट में मौजूद हैं, उन्हें हम माइनर एलिमेंट्स कहते हैं। और ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1% से भी कम, यानी 0.01% में जब मौजूद होते हैं तो हम उसे ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स जो होते हैं जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक में वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं और ऑर्गेनिक में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड आ जाते हैं। अब आप देखिएगा 6 वो मेजर एलिमेंट्स जो आपका मेजर पोर्शन बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस मौजूद हैं। ऑक्सीजन को देखिएगा 65% है, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। ये वो 6 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में मौजूद हैं। अब आप देखिएगा माइनर एलिमेंट्स आपके पास कौन से मौजूद है, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम की अमाउंट देखिए 0.35% है, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.5 और सोडियम भी 0.15% मौजूद है और मैग्नीशियम जो है वो 0.05% मौजूद है। ये वो माइनर एलिमेंट्स है जो 1% से कम अमाउंट में मौजूद है। अब ट्रेस एलिमेंट को देखिएगा जो 1% से भी कम, यानी 0.01% से भी कम अमाउंट में मौजूद है, उन्हें हम आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। टोटल आपके पास 16 एलिमेंट्स हो चुके हैं, जिसमें से 6 हमने मेजर पढ़े। माइनर आपके पास जो है KSCl, NaMg आ जाते हैं और ट्रेस एलिमेंट्स भी आपके पास FeCO, Mn, Zn एंड I आ जाते हैं। तो ये 16 एलिमेंट्स होते हैं वो ह्यूमन की बॉडी में मौजूद हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूँगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।